नमस्कार, जय महाराज, जय भीम, जय हिंद। मैं कांति कुमार जैन आज आपके सामने आया हूं। आज कुछ नए अंदाज में एक महान हस्ती संजय जी राउत, जो शिवसेना के ज्येष्ठ नेता है, संपादक है और जिन्हें मुल्क मैदान तोप कहा जाता है, ऐसे खासदार संजय राउत साहब की फेसबुक लाइव मुलाकात आज मैं आपके सामने दे रहा हूं दोस्तों। खास तरीके में, खास पोल खोल के अंदाज में मुलाकात दिया है संजय जी राउत साहब ने, और राउत साहब का इंटरव्यू ले रहे हैं हमारे पोल खोल के कार्यकारी संपादक अमित जैन। तो मित्रों देखिए, यह आज की मुलाकात क्या है। संजय राउत जब बोलते हैं तो बोलते हैं। आज तक भी इतना बोलने के बाद में उनका कोई भी ऊपर से भी कुछ करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मिस्टर क्लीन का रिमार्क जिसे लगा है, उनका नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय राउत। देखिए ये मुलाकात दोस्तों। सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। आज मेरे साथ आदरणीय संजय राउत साहब उपस्थित है। सर, आपने हमें कीमती समय दिया। आपका पोलखोल मीडिया ग्रुप, कांति कुमार जी जैन का पोलखोल मीडिया ग्रुप की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार सर। दोस्तों, संजय राउत साहब का मैं क्या परिचय दूं, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। एक ऐसे प्रखर रणनीतिकार जिन्हें स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे भी बेहद पसंद करते थे। उनकी जो शैली है, रोक ठोक सामना, संपादकीय, उसके बाद उन्होंने जो एक अद्भुत कार्य किया, 3 बार लगातार 2004 से अब 2016 तक उन्होंने राज्यसभा में, शिवसेना की ओर से वे राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। माननीय संजय राउत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे नेतागण हैं हमारे भारत में, यू कैन लव देम और यू मे नॉट लव देम, बट यू कैन नॉट इग्नोर देम। आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे ही व्यक्तिमत्व है श्री संजय राउत साहब, जिन्होंने 80 के दशक में, 90 के शुरुआत में क्राइम रिपोर्टिंग में अपना एक अद्भुत, एक अलग कार्यशैली से अपना नाम जमाया। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े गैंगस्टर्स इनके नाम से कांपते थे। बाला साहब ठाकरे साहब के नजर में यह आए, उनके शैली से अत्यंत प्रभावित। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो बात कहते हैं, जो सामना के माध्यम से शिवसैनिकों तक पहुंचती है, काळ्या दगडावरची रेघ, ज्याला मराठीत आपण म्हणतो, काले पत्थर पर सफेद लकीर मानी जाती है। संजय राउत साहब का इस प्रकार का कद है, इस प्रकार का नेतृत्व है, विशिष्ट ऐसा सम्मान पूरे भारतवर्ष में उन्होंने पाया है। दोस्तों, आज इस वीडियो का मेरा तात्पर्य है युवाओं तक, जो लोग ट्रोल करने में धन्यता समझते हैं, खासकर युवा वर्ग जहां से मैं बिलोंग करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि एक लेवल तक आप परसेप्शन निर्माण कर सकते हो, लेकिन जब व्यक्तिगत आप किसी के संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, तो उनकी ओर से जो जानकारी प्राप्त होती है वो विशेष रूप से जो आपके परसेप्शन है उन्हें इरेज कर सकती है। साहब, आपकी भूमिका किंग मेकर की रही है। 2019 का चुनाव, कई सारे मीडिया चैनल्स आपको कहते थे कि श्री संजय राउत साहब हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो। आपकी किंग मेकर की भूमिका रही इस महाआघाड़ी सरकार में। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं ये सब बातों को नहीं मानता हूँ कि मैं किंग मेकर हूँ या मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। ये तो मेरी पूरी जिंदगी, अब जिस जगह पर बैठे हो सामना है, तो बाला साहब ठाकरे जी निर्माण किया, ऐतिहासिक कार्य। एक ऐसा अखबार बाला साहब ने बनाने का प्रयास किया, 2004 से 2016 तक 2004 से 2016 तक 2016 से 2017 तक 2017 से 2018 तक 2018 से 2019 तक 2019 से 2022 तक 2022 से 2023 तक 2023 से 2024 तक 2024 से 2025 तक 2025 से 2027 तक 2027 से 2028 तक 2028 से 2029 तक 2029 से 2030 तक 2030 से 2031 तक 2031 से 2032 तक 2032 से 2033 तक 2033 से 2034 तक 2034 से 2035 तक 2035 से 2036 तक 2036 से 2037 तक 2037 से 2038 तक 2038 से 2039 तक 2039 से 2040 तक 2040 से 2041 तक 2041 से 2042 तक 2042 से 2044 तक 2044 से 2046 तक 2046 से 2047 तक 2047 से 2048 तक 2048 से 2049 तक 2049 से 2050 तक 2050 से 2051 तक 2051 से 20
तो जो पूरे देश में उनकी आवाज़ लोग सुन सके, पहचान सके कि बाला साहब को क्या कहना है। आपको मालूम ये एक मराठी न्यूज़पेपर है, जी सर। जिसे आप रीजनल बोलते हैं आपकी भाषा में, लेकिन एक मराठी न्यूज़पेपर होने के बावजूद इस अखबार में बाला साहब ठाकरे क्या बोलते हैं, लिखते हैं, वो पूरा देश जानना चाहता है। जी सर। ये भाग्य किसी और अखबार को नहीं मिला है। सिर्फ लोकमान्य तिलक जी ने केसरी उस वक्त निकाला था, तो केसरी को ये सम्मान मिला था। और अब लगभग 30 साल से ये बाला साहब ठाकरे जी का सामना है। जहाँ मैं बैठा हूँ 30 साल मुझे यहाँ हो गए, 30 साल में यहाँ बैठी हूँ। ये भी एक मुझे लगता है अपने आप में एक बड़ी बात है सर, गौरव की बात है कि 30 साल एक व्यक्ति किसी अखबार का संपादक बनकर बैठा है, तो किंग में कभी कभी कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत से क्षण हमारी जिंदगी में आते और चले जाते हैं। जिस दिन आप अपने आप को किंग मेकर समझोगे, तब धीरे धीरे आपका पतन शुरू होता है। जो जिम्मेदारी आपके ऊपर दी है, चाहे एक ऐसी अज्ञात शक्तियों में मानता हूँ, हमेशा बाला साहब ठाकरे जी आज भी मेरे साथ हैं। ठाकरे परिवार के साथ मेरा रिश्ता तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी पार्टी के प्रति मेरी वफादारी बनती है कि अगर कोई मेरे पार्टी को ख़त्म करना चाहता है, मेरे नेताओं के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचना चाहता है, तो उसको ध्वस्त करो और उनको उस मंजिल तक पहुंचाओ जिसकी लकीर हमने की। तो मैंने तो वही किया और उसमें मेरा रोल बहुत थोड़ा रहा। पार्टी सबसे बड़ी होती है और नेता बड़ा होता है। बहुत धन्यवाद सर। सर, आपने पत्रकारिता में विविध आयाम प्रस्थापित किए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो एक स्तर है, जो खबर जिस प्रकार से वे चलाते हैं, कुछ लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे, कुछ लोग नहीं रखेंगे, लेकिन जो एक मीडिया का स्तर है, खबर देने की जो शैली है, प्रक्रिया है, उसमें कहीं ना कहीं बेहद कमी आ रही है। एजेंडा युक्त इस प्रकार का कहीं ना कहीं आरोप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खास करके लगता है। इस विषय में आप क्या कहेंगे सर? खबर देने तक मैं मानता हूँ, खबर देना हमारा कर्तव्य है। कोई भी आप जानकारी दे रहे हैं, आप अपना एजेंडा नहीं हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। आप अपना एजेंडा अगर आपको करना है तो आप जाहिर कर लीजिए, मैं उस पार्टी से मेरा रिश्ता है या मैं राजनीति करता हूँ। आज भी मैं अखबार को ही जर्नलिज्म मानता हूँ। प्रिंट मीडिया जो है ब्लैक एंड व्हाइट, आज भी मैं मानता हूँ ये जो कलम है और जो अखबार है और जो कागज जिसमें मैं लिखता हूँ, उसमें सबसे बड़ी ताकत है। जी सर। आज भी आप उससे क्रांति कर सकते हैं। इस देश में नहीं, विश्व में जहाँ जहाँ क्रांति हो गई है वो कलम के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक अच्छा माध्यम है, न्यू जनरेशन है, आप लोग आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जर्नलिज्म मैं देख रहा हूँ, उसे जर्नलिज्म नहीं मानना चाहिए। एक मनोरंजन का कार्यक्रम होता है और जो एक आपस में जो कंपटीशन चल रही है, उससे तू ज़्यादा झूठ बोल रहा है कि मैं ज़्यादा झूठ बोल रहा हूँ, उनको गुमराह करने की कोशिश चल रही है, ये कंपटीशन चल रही है। नहीं है अखबार में भी हम चलाते हैं, उसमें कंपटीशन होती है थोड़ी बहुत, जी सर, लेकिन हम इतने भी नहीं नीचे गिरते। हम तो डिक्लेयर कर चुके कि हमारा माउथ पीस है। कुछ लोग इनडायरेक्ट माउथ पीस बनते हैं, वो बहुत डेंजर होता है। आप डायरेक्ट माउथ पीस बनिए किसी विचारों को, ठीक है। किसी भी एडिटर को अपना खुद का एक विचार चाहिए। अगर आपको विचार ही नहीं है तो आपका अखबार कैसा चला होगा, आपकी भूमिका कैसी है? महात्मा गांधी का अखबार था, महात्मा गांधी को विचार जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अखबार निकाला है, उनका विचार लेकर आगे। आचार्य आत्रे थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक रहे, सबने अखबार निकाले हैं और अपना विचार लेकर आगे चले गए। तो एडिटर को और अखबार को अपना विचार चाहिए, चाहे पॉलिटिकल हो या चाहे सोशल हो, होना ही चाहिए। राइट सर। सर, जिस प्रकार से आपने एक बात रखी कि गुमराह करने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है, इसी बात को मैं थोड़ा आगे लेना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग गुमराह करते नजर आते हैं, कुछ लोग अपना विशेष रूप से ट्रोल करने में धन्यता मानते हैं।
किसी बड़े व्यक्ति का नाम ले लो, उसे ट्रोल करो, उसे भला बुरा कहो और प्रसिद्धि निर्माण करने की कोशिश करो, विशेषकर यंग जनरेशन के बारे में आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? गलत। इस देश में मैं मानता हूँ फ्रीडम सबको चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, सब कुछ चाहिए, लेकिन ये फ्रीडम के नाम पर जो मराठी में बोलते हैं स्वैराचार, वो अगर बढ़ गया तो ये समाज टूट जाएगा, देश टूट जाएगा। अब उनकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे लोगों को हाथ में आप लेकर इस देश में राजनीति करना चाहते हो, अपनी सत्ता की भूख मिटाना चाहते हो, उससे एक दिन इस देश की राजनीति का स्तर भी गिर जाएगा। वो गिरना शुरू हुआ है। कहाँ गए वो लोग, मैं पूछ रहा हूँ। एक जमाने में जब सोशल मीडिया नहीं था, तब इस देश ने बड़े बड़े नेता को निर्माण किया है, बड़े बड़े नेता। मनमोहन सिंह जी थे अभी लास्ट, वो क्या सोशल मीडिया ने पैदा नहीं किए? राजीव गांधी को सोशल मीडिया ने पैदा नहीं किया। इंदिरा जी जो सबसे प्रखर और मैं मानता हूँ सबसे शक्तिमान नेता इस देश के थे, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। छोड़ दीजिए, इंदिरा जी के खिलाफ जो सबसे बड़ा एक मूवमेंट चल गया जयप्रकाश नारायण का, जनता पार्टी का निर्माण हो गया और इंदिरा गांधी हार गई उस वक्त। या ये सोशल मीडिया की ताकत नहीं थी, ये जनता की और अखबार की ताकत थी। बिल्कुल। उस वक्त इतनी कटुता भी नहीं थी। ये सोशल मीडिया में आप एक दूसरे के खिलाफ झगड़ा उड़ाते, इतनी कटुता हम निर्माण करते हैं दूसरे के खिलाफ, तो हम एक दूसरे से बात करने को डरने लगे। ये हमारे देश में मुझे लगता है ज़्यादा दिन तक भी चला ये मामला तो समाज टूट जाए। बिल्कुल सर। सर, आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होते हैं, आपके ट्विटर्स के विविध मीनिंग सोशल मीडिया के कुछ लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ लोग निकालते रहते हैं। विशेषकर आप जो पोएट्री, कविताएं आप ट्विटर पर डालते हो, उसके बेहद अद्भुत मायने ये लोग निकालते हैं। इसी संदर्भ में आपकी पिछले दिनों माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब से मुलाकात हुई थी, तो उसके विविध उस विषय को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत सारी चर्चाएं हुई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देवेंद्र फडणवीस से अगर मैं मिला हूँ तो छुप कर तो नहीं मिला हूँ ना। मैंने कहा कि मैं बंकर में तो नहीं मिला हूँ, अंडरग्राउंड जाकर, जैसे सीमा पर बंकर्स होते हैं वहाँ जाकर तो नहीं मिला हूँ। मैं तो उसको खुलेआम यहाँ जो होटल है गया वहाँ मिला हूँ। लोगों के सामने उनके साथ लंच कर रहा था, वो अपने गाड़ी से आ गए, मैंने उनका स्वागत भी किया। उसमें छुपाने की, डरने की बात नहीं। मैं कोई भी बात मेरी जिंदगी में छुपाता नहीं, ये मैं बाला साहब से सीखा और डरता भी नहीं। और दूसरी बात है, देवेंद्र फडणवीस जी को मिलना ये क्या गुनाह है? कोई देश के एक बड़े नेता बन गए, वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमने उनके साथ काम भी किया है। अब उस विधानसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है, और जब आप सत्ता में होते हैं तो सबसे पहले आप आपके जो आपको विरोध करने वाले लोग हैं उनकी बात सुननी चाहिए। सबसे पहले अपने गुरु की बात सुननी चाहिए कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। उनको आप बताइए कि हमारी गलती आप दिखाइए, हम सुधार लेंगे। उस नाते अगर हम देवेंद्र जी को मिले हैं, और मैं एक पत्रकार के नाते मिला, मैं चाहता था कि उनका एक साक्षात्कार इंटरव्यू भी करें, उसमें मिला, उसमें और फिर एक बार मिलूंगा। राइट। क्या है, महाराष्ट्र की परंपरा है, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। आइडियोलॉजिकल आपका किसी के साथ मतभेद है तो आप उस लेवल पर फाइट करना चाहिए। लेकिन अगर आपके विचार मेरे विचारों के साथ मिलते नहीं है तो आप मेरे दुश्मन नहीं हैं, और दुश्मनी होनी भी नहीं चाहिए। बात करो, बात करते रहना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। सर, आपने महाराष्ट्र की संस्कृति, आपने संबंध, आपने संपर्क का विशेष महत्व बताया, लेकिन कुछ मीडिया चैनल्स में उनका नाम लेकर उन्हें बड़ा करना नहीं चाहता हूं साहब, लेकिन कुछ मीडिया चैनल्स भारतीय संस्कृति, महाराष्ट्र की जो परंपरा है
उसको उसको ध्यान ना रखते हुए, उसे दरकिनार करते हुए अपने ही लेवल का, अपने ही तरीके से कुछ चैनल्स चला रहे, इस विषय में आप क्या कहेंगे? इग्नोर करना चाहिए। ये जो गंदगी है, अब रात सड़क पे तो गंदगी होती है, इसको गंदगी साफ करना चाहिए सभी ने मिलकर, नहीं तो गंदगी को इग्नोर करना चाहिए। ये गंदगी कुत्ते भोगते हैं। देखो, हम लोग जब जंगल में जाते हैं तो क्या देखने जाते हैं? हम शेर देखते हैं, हाथी देखते हैं, और कुछ भालू देखते हैं। हम कुत्ते नहीं देखते जो भूखने वाले होते हैं। उनको भूखने तो एक दिन भूखते भूखते खत्म हो जाए ये सब, क्योंकि ये जो काम करते हैं ना समाज में तोड़ने का या अपना एजेंडा चलाने का, पॉलिटिकल, लगता है उनका ये एक प्रोफेशन है, व्यवसाय है, जर्नलिज्म नहीं। दिस इज नॉट फेयर जर्नलिज्म जो हमने शुरुआत की जर्नलिज्म। अगर किसी को लगता है कि चिल्ला कर, गला फाड़ कर, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कीचड़ उठाकर कोई बड़ा काम वो कर रहे, तो नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। आप जाकर देखे लोग आपके बारे में क्या बोल, और हमको बोलते हैं कि आप उनको जवाब भी मत देना। गंदगी में पत्थर मत मारना, कीचड़ में पत्थर मत मारना, ये लोगों का हमारे ऊपर प्रेशर है। नहीं तो कितना टाइम लगता है गंदगी साफ करने के लिए। राइट सर। सर, 1960 के दशक में शिवसेना की स्थापना हुई और आज ठाकरे परिवार का एक सदस्य मुख्यमंत्री पद पर जाता है। इसमें आपका रोल भी अहम रहा है। महाआघाड़ी सरकार को लेकर विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मंथन करती नजर आती है। ये कितने वर्ष टिकेगी, कब कैसा होगा, क्या होगा, इस विषय में आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, शिवसेना की जब बाला साहब ठाकरे जी ने स्थापना की, निर्माण किया, तब किसी को ये पता नहीं था कि जो पौधा बाला साहब ठाकरे ने लगाया है वो उसकी जड़ें दिल्ली तक जाएगी, राष्ट्रीय स्तर पर। आप शिवसेना देश की राजनीति, मुंबई का मेयर बनना भी उस वक्त शिवसेना के लिए बहुत कठिन का संघर्ष करना पड़ता था। आज हमारा मुख्यमंत्री है, मुझे लगता है सबकी मेहनत उसमें है। पार्टी के कार्यकर्ता जो होता है उनका बलिदान, उनका त्याग होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ठाकरे परिवार के ऊपर महाराष्ट्र की जनता का हमेशा प्यार और श्रद्धा रही है। बस हम उसको आगे लेके जाए। आज भी लोग बाला साहब ठाकरे जी को ही मानते हैं जी। हम तो ठीक है, हम तो बच्चे हैं अभी। आज भी हम पूरा काम करते हैं राजनीति में, उनके नाम से, उनके विचार से करते हैं, क्योंकि आज भी लोगों की श्रद्धा उनके ऊपर दोस्तों, देखा आपने, जब इस बड़े कद के नेता जब यह कहते कि हम बाला साहब ठाकरे से सीखे, विविध प्लेटफॉर्म्स पर सर मैंने आपकी इंटरव्यूज देखी है, टीवी पर देखी है, सोशल मीडिया पर भी आप देखते हैं, हम उनसे सीखते आए हैं, हम उनसे समझते आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो युवा है उन्हें यह बात समझनी होगी साहब, जब आप एक परसेप्शन बनाते हो, ट्रोल करते हो, तो आप खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारते नजर आते हो। व्यक्तिगत चर्चा से आपको क्लैरिटी मिलती है। दोस्तों, एक अंतिम प्रश्न मैं माननीय राउत साहब से पूछना चाहता हूँ। सर, हाथरस का जो विषय है, जो घटनाक्रम हाथरस में हुआ, 19 बरस की जो युवती, उसके परिवार के साथ आज जो कुछ हो रहा है, वहां पर योगी सरकार ने सीबीआई जांच के भी आदेश दिए हैं। पिछले 3-4 दिनों में विविध घटनाक्रम हुए हैं। इसे आप इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये योगी सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, लेकिन उसके परिवार की तो ये मांग नहीं है। परिवार चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो, जुडिशियल इंक्वायरी, ये परिवार की मांग। और आपने सीबीआई को बुलाया, सीबीआई क्या करेगी? सीबीआई भी पुलिस ही है ना जी सर। तो आपको अपने राज्य के पुलिस के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अब महाराष्ट्र, मुंबई में हो गया सुशांत सिंह राजपूत, उनके परिवार ने मुंबई का पुलिस ठीक तरह से जांच कर रही, परफेक्ट, मुंबई की पुलिस प्रोफेशनल पुलिस है। सीबीआई आ गई, सीबीआई ने नया क्या किया? कुछ नया मसला सामने लाया है। कुछ मुंबई पुलिस ने जो जांच की थी
कोई सीबीआई नहीं। अगर आपकी पुलिस, आपकी जांच एजेंसी प्रामाणिक हो तो बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले इस प्रकार से हत्या, आत्महत्या, रेप एंड मर्डर, ये इतने घृणास्पद क्राइम है, उसकी राजनीति करना ही गलत है, चाहे हम हो या चाहे और कोई। एक लड़की जिसका ऊपर वो बोल रही है वीडियो के सामने, उस पर अत्याचार, ये 4 लोगों ने अत्याचार किया, रेप किया, मुझे मारने की कोशिश की, पर मर गई। वो तो डाइंग डिक्लेरेशन है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। सरकार उनके बलात्कार हुआ नहीं, आप कौन तय करें? लेकिन उल्टा यहाँ होता है मुंबई में, पुलिस बोलती है ये आत्महत्या है, डॉक्टर बोलते हैं आत्महत्या है, और कुछ राजनेता बोलते हैं ये हत्या है। अगर हत्या है तो आप सबूत लेके आओ। अगर आपको इतना विश्वास है ये हत्या है या कुछ है, तो आपके पास क्या सबूत है? आप इस तरह से किसी भी पुलिस दल को, चाहे यूपी हो चाहे महाराष्ट्र हो, पुलिस को आप डिमोरलाइज मत करिए। अगर आप फोर्स को डिमोरलाइज करेंगे, चाहे हमारे जवान हो चाहे पुलिस हो, तो इस देश का भविष्य को संकट में आ जाएगा। हाथरस की बात अगर आप करें, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गई वो अभिनेत्री? इसका एक दीवार टूटने के बाद ये सब बड़े बड़े राजनेता उनके साथ खड़े रहे, लेकिन वो अभिनेत्री का आवाज तो हाथरस के विषय में बंद है। वो भी महिला है ना आप जैसी, जैसे आप एक महिला है, आप बोल रहे थे एक महिला के ऊपर अत्याचार होता है, दीवार टूटने से क्या अत्याचार होता है क्या? वो भी इलीगल दीवार टूटना अत्याचार है। हाँ, लेकिन एक लड़की के 19 साल की लड़की के ऊपर बलात्कार और हत्या करना है अत्याचार नहीं है। ये जो दोनों नीति है समाज में और देश में, ये सोच हमको बदलनी पड़ेगी। और ये काम युवाओं का है। युवाओं ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ वहाँ जो भटक जाते हैं ना, छोड़ देना चाहिए। ये कोई क्रांतिकारक काम नहीं है। मैं मानता हूँ आज के युवा है वो किताबें नहीं पढ़ते, अखबार नहीं पढ़ते, ये अच्छा नहीं। अखबार पढ़ना चाहिए। अब क्या उसका ऊपर पढ़ लेते, उसका ऊपर पढ़ो, लेकिन ये भी किताब पढ़ना चाहिए। किताबें बोले हमारे देश की परंपरा है, बहुत अच्छे अच्छे लिखने वाले आज भी है, पुराने लोग हैं। सोशल मीडिया पे जो आप पढ़ते हो उससे आपके दिमाग में गंदगी जाती है और डंपिंग ग्राउंड बन जाता है। ये डंपिंग ग्राउंड पहले साफ करो, अपने आप देश साफ हो जाएगा। राइट सर। दोस्तों, राउत साहब का कहना है कि जो दोहरी नीति समाज में है उस पर प्रहार करना आवश्यक है। क्या आप देखना चाहते हो सोशल मीडिया पर, क्या नहीं देखना चाहते हो, उसका स्वयं आकलन करना आवश्यक है। न्यूज़पेपर्स, अच्छे अच्छे बुक्स, जो भी हमारे संस्कृति में मटेरियल अवेलेबल है, साहित्य अवेलेबल है, चाहे आप मराठी में पढ़ो, अंग्रेजी में पढ़ो, बंगाली में पढ़ो, तमिल में पढ़ो, साहब कहते हैं कि इस दोहरी नीति पर प्रहार करो ताकि युवाओं को सही दिशा मिलेगी। साहब, आपने आज कीमती समय अपना दिया। पोलखोल मीडिया ग्रुप श्रीकांति कुमार जी जैन साहब की ओर से आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सर। बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।